मराठवाड़ा के लोगों की। और ये मांग उस वक्त बढ़ गई जब औरंगाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाना शुरू हो गए थे हज के लिए। तो लोग यहाँ पर आते, लेकिन उनके रहने के लिए जो हज के फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के होते थे उसके लिए बड़ी दिक्कतें होती थी। आखिरकार ये हज हाउस औरंगाबाद को सैंक्शन किया गया। इसका काम जो है, इसका वर्क ऑर्डर निकला था 2013 के अंदर और आज 2021 है, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो पाया है। उसकी प्रमुख वजह ये है कि इनिशियली पहले एक कॉन्ट्रैक्टर था, उनका कुछ डिस्प्यूट चला, इशू हुए, फिर वो 2 साल तकरीबन काम बंद पड़ा रहा। फिर हमने तो जब मैं एमएलए था, हमने गवर्नमेंट के साथ फॉलो अप किया और ये काम इमीडिएट जल्द से जल्द शुरू हो करके इसको फिर नया टेंडर निकल के है तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट किया गया। और ये काम अब यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर आ गया है कि तकरीबन 90% काम, आप ये सकते हैं कि 95% काम जो है वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी अगर देखा जाए तो 2-2.5 महीने का वक्त और लग सकता है, बशर्ते कि गवर्नमेंट ने जो एक रिवाइज़ एस्टिमेट यहाँ का गया है, ये जो सिडको का ऑफिस है, सिडको इसको मॉनिटर कर रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को। सिडको के ज़रिए है तो ये काम किया जा रहा है। पैसा जो है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से आ रहा है। इनिशियली जब टेंडर कॉल किया गया था तो उस टेंडर के अंदर आपका फर्नीचर है तो इंक्लूड ही नहीं किया गया था। यानी कि आप 40-45 रूम्स बना रहे हैं यहाँ पर, जिसमें है तो 5 जो है वो वीआईपी रूम्स है, 16 जो है वो आपके फैमिली रूम्स है और 24 जो है वो जनरल रूम्स है। बहुत आलीशान मैं समझता हूँ एक इमारत यहाँ पर बनकर तैयार हुई। लेकिन आप जब रूम्स बना रहे हैं और उसके अंदर आप पलंग का प्रोविज़न ही नहीं रखे, बेड का प्रोविज़न ही नहीं रखे हैं, आप ऑडिटोरियम बना रहे हैं लेकिन ऑडिटोरियम के अंदर फर्नीचर का प्रोविज़न ही नहीं रखे हैं, यानी कि बैठने के लिए कोई जगह का प्रोविज़न ही नहीं रखा गया है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये अननेसेसरी डिले क्रिएट किया जा रहा है। मैंने 15 दिन पहले सिडको के जो एडमिनिस्ट्रेटर मैडम है दीपा मुंडे मैडम, उनके साथ बैठा, उनके पूरे अधिकारियों को हमने बुलाए और क्या क्या दिक्कतें हैं ये समझ के लिए थे। एक लिफ्ट की एक फ़ाइल है, ये कई महीनों से है तो मुंबई के अंदर मंत्रालय के अंदर पड़ी है, उसको सिर्फ एक साइन होना है, वो साइन नहीं हो पा रही थी। मैंने पर्सनली वहीं से बात किया और मैंने कहा कि वो जल्द से जल्द करवा के दे। फिर दूसरा जो रिवाइज एस्टिमेट यहाँ पर गया है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो था वो कुछ 29 करोड़ रुपये का था, 29 करोड़ रुपीस का था इनिशियल। लेकिन रिवाइज एस्टिमेट जब गया तो उसके अंदर वो 44 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हो गया है। वो 44 करोड़ के अंदर जो ऊपर के गार्डन्स है, आपका पार्किंग का एरिया है, आपके मेन बाउंड्री वॉल है, आपका फर्नीचर है, एकॉस्टिक्स है, पूरे रूम्स के अंदर बेड्स है, अलमारी है, किचन का पूरा सामान है, डाइनिंग टेबल है, तो ये इसका रिवाइज एस्टिमेट गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब वो इतना डिले हो रहा है। अब दिक्कत यही आ रही है कि चूँकि इसमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जब ये रिवाइज एस्टिमेट गया तो उन्होंने है तो प्लानिंग के पास भेजे, प्लानिंग के पास से अब पीडब्ल्यूडी के पास गया है। पीडब्ल्यूडी के अभी अधिकारी को मैंने मंत्रालय के अंदर बात करके पूछा ये फ़ाइल क्यों अटकी हुई है, तो उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द है तो इसको क्लियर करके भेज देते हैं। तो अगर ये पैसा सही टाइम के ऊपर आ जाता है तो हम ये समझते हैं कि आने वाला हज का जो सीज़न है वो औरंगाबाद से ही हम हाजियों को इंशाल्लाह यहाँ से भेजेंगे हज के लिए। ये जो इमारत हज हाउस जो बन रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि मैंने दूसरे राज्यों के अंदर भी देखा हूँ हज हाउस, इतना खूबसूरत हज हाउस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर इसके ऊपर के टॉप फ्लोर के ऊपर एक बहुत आलीशान बहुत बड़ी मस्जिद है जिसके अंदर लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए इंतज़ाम किया गया है। एक बहुत भव्य एक मीनार बनाया जा रहा है जो शहर के दूर दराज इलाक़ों से भी उसकी लाइटिंग है तो दिखाई देंगी। इसी के बाजू जो है वो वंदे मातरम हॉल आ रहा है, कलेक्टर साहब का बंगला है, फिर उसके आगे हम लोग है तो एक ओपन एयर ऑडिटोरियम बना रहे हैं। तो ऐसा ये मैं समझता हूँ कि एक साल भर के अंदर ये एरिया का लुक ही चेंज हो जाएगा जब ये पूरे काम करना शुरू कर देंगे करके। तो अभी हमारा फॉलोअप इसी बात के ऊपर है। अभी हमने कलेक्टर साहब को भी अनुरोध किए हैं
कि हमको चूंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फ़ंड लेने के लिए दिक्कतें जा रही है, अगर आप डीपीसी के अंदर से जो एक 3 करोड़ रुपये का अगर हमको आप प्रोविज़न करके दे देते हैं तो हमारा जो मेन ऑडिटोरियम है वो ऑडिटोरियम का काम हम इमीडिएट कंप्लीट पूरा कर सकते हैं, और जो छोटे छोटे काम है उसको कंप्लीट करके कम से कम हम 2 महीने के अंदर इसका इनॉग्रेशन करवा सकते हैं। कलेक्टर साहब ने कहा है कि उसका प्रस्ताव आप भेजिएगा, हम डीपीसी के अंदर से भी अगर उसको कुछ पैसा निकल सकता है तो वो पैसा निकाल कर देने के लिए वो तैयार। 30 करोड़ रुपये की इमारत बनाने के लिए अगर हम 8-8 साल इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि इसका मकसद साफ़ है कि गवर्नमेंट जो है वो हज हाउस बने नहीं बने, कब बनेगा, उसके मामले में सीरियस नहीं है। 30 करोड़ की इमारत जो है वो मेरे हिसाब से अगर हम अच्छा वक्त भी अगर देते तो 3 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाना चाहिए था। 2013 का वर्क ऑर्डर निकला हुआ है, 2015-16 तक तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। आज हम 2021 के अंदर आ गए हैं, तो इसके लिए मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को दोषी नहीं दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर का भी यही कहना है कि आप हमारे हाथ में पैसा दे दीजिएगा, जितना पैसा बचा हुआ है हम इमीडिएट काम स्टार्ट करते हैं और 2 महीने के अंदर कंप्लीट करके दे। लेकिन अगर वो पैसा ही नहीं आएगा तो आप ये समझ लीजिएगा फिर 1 साल और निकल सकता है उसके अंदर। लेकिन अब हम रेगुलर बेसिस के ऊपर इसका परस्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने के अंदर ये इमारत कंप्लीट हो जाए। आपके कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग ये बन रही है और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि डिले हो रहा है। देखिए, खूबसूरती का और वक्त का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। खूबसूरत मैंने कहा है, दोबारा दोहरा रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाना चाहिए। मैं खूबसूरती के बारे में है तो अगर तारीफ़ किया हूँ, मैंने अगर ये तारीफ़ किया हूँ कि बहुत खूबसूरत इमारत है तो उसका क्रेडिट भी है तो उस डिपार्टमेंट को जाना चाहिए जिसके आर्किटेक्ट ने इतना बेहतरीन डिज़ाइन बनाया है करके। उसमें मैं आलोचना इस बात की कर रहा हूँ कि जो बिल्डिंग 3 साल के अंदर बननी चाहिए थी उसको आप 8 साल के बाद भी है तो इनकम्प्लीट पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं पैसा छोड़ने के अंदर जो कंजूसी की गई है या कुछ अलग अलग बातें बताई गई है कि अब पैसा नहीं है। 8-8 साल अगर हम एक बिल्डिंग के लिए अगर बना के रखते हैं तो मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो इस बात को लेकर है। बिल्डिंग खूबसूरत है तो मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी शब्दों का खेल आता है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन एक सवाल ये है जी कि ठीक है, पैसे की बात अपनी जगह है, लेकिन अगर तुम काम को देखेंगे तो अभी जो गेट बन रहा है वो उसका डिज़ाइन जो है कल आया, तो क्या कर रहा है 2 साल जो काम। देखिए, हमने कॉन्ट्रैक्टर से इस मीटिंग के अंदर यही बात हमने स्पष्टपने से पूछी है। मैं तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। हमने उनसे ये कहा है कि आज अगर आपका जितना भी जो रिवाइज एस्टिमेट गया है, गवर्नमेंट वो पैसा बोलती है कि सैंक्शन कर देती है कि यह ठीक है हम दे रहे हैं करके, तो आप कितने पीरियड के अंदर? तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 2 महीने के अंदर है तो हम पूरी बिल्डिंग तैयार करके हम दे सकते हैं करके। जी 2 साल हाँ, एक उसमें सवाल है कि जब तक के आर्किटेक्ट या सिस्को से जो है वो सैंक्शन होकर नहीं आता कोई काम है, तब तक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर भी कुछ नहीं करता। आपके पास पैसा है सब है, लेकिन जो है वहाँ से वो आर्किटेक्ट ने बनाना, फिर वो सिस्को ने जो है बॉम्बे में जो है वहाँ मंजूरी देना, फिर वहाँ से यहाँ आना। देखिए, कुछ डिलेज हुए हैं। अब जैसा मतलब बाकी हर चीज़ कंप्लीट होकर रखी हुई है, इलेक्ट्रिकल का काम जो है वो किसी वजह से है तो रोका गया है। अब उसको ना पैसा आने की ज़रूरत है ना कुछ है, हर चीज़ हो गई है। तो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि साहब ये जितना भी है मैं 10 दिन के अंदर नीचे का है तो पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा करके उसमें। तो कुछ बातों के अंदर कुछ वजह से क्या डिले हुआ है, क्यों डिले हुआ है, अब उसके अंदर ना जाते हुए हमारी कोशिश यही रहने वाली है कि अब बचे हुए 2 महीनों के अंदर है तो ये किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है, फ़ंड कहाँ कहाँ से जमा किया जा सकता है। और एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ कि ये एरिया में नेहरू भवन बन रहा है, वंदे मातरम हॉल कंप्लीट हो रहा है, हज हाउस कंप्लीट हो रहा है, ओपन एयर ऑडिटोरियम बन रहा है। तो एक बहुत अच्छा एक डेवलप्ड एरिया ये पूरा रूट के ऊपर नज़र आएगा, जिसको हम वीआईपी रोड कहते हैं, वो सही मायनों में वीआईपी नज़र आएगा। फंड रिलीज के बारे में मुझे ये पूछना है कि 2 साल में कोविड-19 की वजह से काम भी बंद था और स्टेट गवर्नमेंट को खुद को ही रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो फंड रिलीज करने में कुछ ये भी दिक्कतें आई होगी। देखिए, जब अपन किसी भी एक प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट को अपन हाथ लेते हैं तो किसी भी राज्य सरकार के लिए 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ है तो बहुत मायने नहीं रखती है किसी भी एक डिपार्टमेंट के। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अगर चाहता तो उन्होंने अपनी टीम भेजना था और उनको ये बताना था। ये स्वाभाविक है कि 2013 के अंदर जो रेट थे होंगे और आज 2021 के जो रेट है,
वो आप खुद समझ लीजिएगा। 2 साल पहले जो है हमने पानी का कॉन्ट्रैक्ट 1680 करोड़ रुपए का जिस ठेकेदार को दिए, आज वो हाथ ऊपर कर रहा है कि साहब पिछले साल जो है वो स्टील के रेट इतने बढ़ गए हैं, सीमेंट के रेट इतने बढ़ गए हैं करके। तो ये उनका काम था कि साहब ये डिले हुआ है प्रोजेक्ट 8 साल के अंदर, कॉन्ट्रैक्टर अपने जेब से तो भरेगा नहीं उसके अंदर। उन्होंने बैठना चाहिए था, सड़कों के अधिकारियों को बिठाना चाहिए था, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों ने बैठना चाहिए था और इसका रास्ता निकालना चाहिए था। अगर ऐसे ही प्रोलॉन्ग करते रहेंगे तो उसका तो कोई अंत ही नहीं रहेगा उसमें। अब आज हमने मीटिंग लिए, हमको मैडम ने बताया कि अगर हमको 3 करोड़ रुपये मिल जाते हैं तो हम कम से कम है तो हमारा ऑडिटोरियम तैयार कर लेते हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि इसका जल्द से जल्द उद्घाटन किया जाए। तो 3 करोड़ रुपया गवर्नमेंट देगी नहीं देगी, तो हमने कलेक्टर साहब को फ़ोन करके बोले कि सर अगर डीपीसी के अंदर अगर आपका प्रोविज़न है तो आप दे दीजिएगा। कलेक्टर साहब ने बताया है कि वंदे मातरम हॉल ने भी हमसे मांगा है करके, तो हमने कहा उनको भी दे दीजिएगा उसके अंदर। बेसिकली ये शहर के लिए है। तो जल्द से जल्द प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो इसके लिए अगर फ़ंड है, जहाँ पर भी अवेलेबल है वहाँ से लेकर आएंगे फ़ंड। हज फंड का इस्तेमाल हज सीज़न के अलावा और किन मकासद के लिए होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? देखिए बहुत बड़ी मतलब ये एक इमारत तैयार हुई है और ये बिल्कुल सही आपका सवाल है कि हज का जो पीरियड रहेगा वो हज का पीरियड तो रहेगा ही रहेगा उसमें, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पर सेमिनार्स लिए जा सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स लिए जा सकते हैं। 450 की सीटिंग कैपेसिटी है हमारे जो ऑडिटोरियम बन रहा है। तो यकीनन उसके लिए हम इसके साथ साथ जिस तरह मुंबई के अंदर IAS कोचिंग क्लासेस चलते हैं, प्री IAS कोचिंग क्लासेस चलते हैं, हम यकीनन उसके ऊपर गौर करेंगे और यहाँ पर भी प्री IAS कोचिंग क्लासेस का एक बेहतरीन सा एक सेटअप हम यहाँ पर देंगे, ताकि जो बच्चे मराठवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको कोचिंग के लिए है तो कभी दिल्ली जाना पड़ता है, कहीं पुणे मुंबई जाना पड़ता है, उनको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से भी हम लोग अच्छे IAS और IPS तैयार करेंगे। इस साल जो हाजी जा रहे हैं तो इस बिल्डिंग से जाएंगे इंशाअल्लाह। इस हमारा मिशन यही है, मकसद यही है कि हम किसी भी हालत में इस साल हज की इजाज़त मिलेगी इंशाअल्लाह, तो हम पूरे हाजियों को औरंगाबाद के इस हज हाउस से ही रवाना करेंगे। लेकिन जितना काम बाकी है अभी दिख रहा है, आपको जो ब्रीफ किया अधिकारियों ने कि 2 से 2.5 महीने के बीच में काम होगा, आप यकीन मानते हो उनके बात पर? क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पूरा काम बाकी है। देखिए ये फर्नीचर का काम देखिए बाकी है, इलेक्ट्रिकल के कॉन्ट्रैक्टर सामने ही है। उन्होंने मुझे शब्द दिया है कि साहब हम नीचे का फ्लोर जो है उनका पूरा मटेरियल आ गया है, उनका इंस्पेक्शन हो गया है, वो 10 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर वो 10 दिन के अंदर नहीं करेंगे, मैं उनको 20 दिन का टाइम देता हूँ करके उसमें। और मैंने उनको ये बताया हूँ कि मेरा ऑफिस यहाँ पर पैदल चल के जाऊँ तो 5 मिनट की दूरी के ऊपर है। मैं हर 8 दिन को यहाँ पर आकर चक्कर मारूँगा, क्योंकि मेरे लिए भी अब ये एक बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस ये हो गया है। और कहीं ना कहीं अगर हम उसका रिव्यू रेगुलर लेते रहेंगे, मैं चलते फिरते आके रुकूंगा यहाँ पर, देखूंगा कि इन्होंने जो मुझे 10 दिन का टाइम दिए है वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है करके। तो कॉन्ट्रैक्टर ने खुद ने पूरे अधिकारियों के सामने उन्होंने ये कहा है कि आप हमको पैसा दे दीजिएगा, हम 2 महीने के अंदर है तो पूरा कंप्लीट कर देंगे। हज ट्रेनिंग जो है, हज ट्रेनिंग जो होती है 2 महीने पहले चालू हो जाते हैं और इंशाल्लाह जून के अंदर फ्लाइट चालू हो जाएंगे जाने के लिए। कि ट्रेनिंग के लिए यहाँ जगह मतलब दे देंगे यहाँ पे? बिल्कुल 100%। देखिए अभी जो है हमारा मकसद यही है कि इस साल 2022 के जितने भी हाजी मराठवाड़ा से जाएंगे इंशाल्लाह वो इसी हज हाउस पे से जाएंगे। 2000 लोग हज का नाम जब आएंगे यहाँ तो वजू खाना थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। मैं जब हमारे साथ देखिए एक मतलब इतना बड़ा काम जब होता है, छोटी छोटी चीज़ें रहती है, वो पोजीशन लेने से पहले उसको पूरा अच्छे तरीके से। एक सवाल ये है कि जो है औरंगाबाद से आप डायरेक्टली 2022 में जो है हाजी यहाँ से जा सके, लेकिन जो एविएशन का जो मसला है, एयरलाइंस का जो मसला है, कि बॉम्बे से अगर कभी जाता है तो उसको फ्लाइट के रास्ते जो है कम हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि फ़्लाइट्स का जो मामला आया था कोरोना की वजह से, बहुत सारे उन लोगों ने डिसीजंस लिए थे, फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन औरंगाबाद को हम सिर्फ हाजियों के हिसाब से है तो एक एयरपोर्ट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश, चूँकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल एविएशन कमेटी के ऊपर हूँ, तो हम औरंगाबाद हवाई अड्डे से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में भी, जो फ़्लाइट जिद्दा जा सकती है तो वही फ़्लाइट दुबई क्यों नहीं जा सकती है, यहाँ से अगर जाना है तो सिंगापुर क्यों नहीं फ़्लाइट जा सकती है। तो हमारी कोशिश उस एंगल से भी है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मौजूद है। अब सिर्फ कोरोना की वजह से स्पाइस जेट ने पूरा अपना बोरिया बिस्तर लपेटा और चले गया है करके, अब उनको दोबारा लाना तो बहुत आसान बात नहीं है, लेकिन हमारी कोशिशें जारी है। फेयर का मसला है कि जैसे बॉम्बे इकोनॉमी रेट में होना चाहिए। हाँ इकोनॉमिक, हाँ बिल्कुल सही है, 60,000 लोगों को दिक्कत ना आए, मुंबई जाने का कोई मतलब ही ना हो,
हर चीज़ यहीं से हो जाए तो वो जो पैसा लोगों को बेचारे हाजियों को देना 35,000 पड़ता जा रहा है है बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग ज़िंदगी भर की कमाई करके लेके आते हैं और उनको सिर्फ वहाँ तक जाने के लिए है तो इतना एक्सेस देना पड़ता है। तो हम यकीनन उसके बारे में भी है तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब के साथ है तो चर्चा करेंगे। जब ये हुआ था उससे पहले भी हमारा इस ताल्लुक़ से डिस्कशन हुआ था। हज हाउस कंप्लीट हो गया, एयरलाइंस तैयार हो गए, तो यकीनन इसके बारे में भी गौर किया जाएगा कि लोगों के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े। वो एक आखिरी सवाल, वो सब्सिडी के बारे में कोई आपका कोई बयान? कौन सी हज सब्सिडी? हज की सब्सिडी के बारे में आपने एक बयान किए थे पहले। नहीं, हज की सब्सिडी के बारे में बहुत हमारा पुराना बयान है, उसको हम दोबारा दोहरा रहे हैं। हमने ये मांग की थी कि मुसलमानों को जो आप हज की सब्सिडी देते हैं वो मत दीजिए, वो उसके बदले में है तो आप स्कूल्स खोलिएगा, कॉलेजेस खोलिएगा, हॉस्टल्स खोलिएगा माइनॉरिटीज़ के लिए। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी साहब और मोदी जी को जितना सुनना था उतना ही सुने और आगे उन्होंने सब्सिडी तो बंद कर दिए, लेकिन ना स्कूल बना रहे, ना कॉलेजेस बना रहे, ना हॉस्टल्स बना रहे हैं। इधर देखिए।